A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉस, इस चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पर जाइएगा, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया क्योंकि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि किसी गैस के विसरण की दर R तथा उसका घनत्व D है तो समान दाब एवं ताप की स्थिति में। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पहले ही डिटेल में बताया हुआ है और यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं 2019 का। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया है। आप इस चैप्टर में जाइएगा गैसीय नियम में और वहां पे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, क्योंकि ये चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D के। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ग्राहम के विसरण का नियम पढ़ाया हुआ था, उसी रूल पे बेस आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था थ्योरी पार्ट में। यदि गैस के विसरण की दर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यदि किसी गैस के विसरण की दर R तथा उसका घनत्व D है तो समान दाब एवं ताप की स्थिति में क्या हो जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D के। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थ्योरी पार्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये क्वेश्चन बताया हुआ था और देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, अरिहंत की बुक में। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में करवाया हुआ था, वहां पे मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ था। क्वेश्चन यहां पे है कि गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। अगर आप अरिहंत की बुक में चेक करेंगे, इस चैप्टर में जाएंगे तो एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आपका ये क्वेश्चन बनाकर पूछा गया था 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, √10
2RT अपॉन में m, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा, आपको ये सभी क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जितना मैंने थ्योरी पार्ट में आपको पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने उतना पढ़ लिया है तो आज आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि बॉयल नियम के अनुसार सही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार सही है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बॉयल का नियम पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको अरिहंत की बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सभी क्वेश्चंस आपके अरिहंत की बुक से नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस आपके अदर बुक्स से भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे पास 2 से 3 बुक अवेलेबल हैं, तो मैं सभी बुक के क्वेश्चंस को मिक्स करवा के आप लोगों को क्वेश्चंस करवा देता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए किसी अदर बुक से आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन के आंसर को कर पाए, इसीलिए मैं सभी बुक के क्वेश्चंस मिक्स करके आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे बॉयल के नियम के अनुसार क्या सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा स्थिर ताप पर जो V होता, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Pk। तो ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए बॉयल का नियम होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप T पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V इसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Pk। तो यही ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉयल का नियम मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्थिर ताप पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यही तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 700 मिलीलीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है। मिली लिखा हुआ मतलब मिलीलीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है। किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। ध्यान रखिएगा क्या लिखा, यदि ताप स्थिर हो, यानी जो टेम्परेचर है वो क्या है, स्थिर। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दाब पता है 700 मिलीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे P1 की वैल्यू दी गई है। P1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 700 mm ये हमें दी गई है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया है, P1 की वैल्यू हमें 700 mm ये दी गई है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है। तो देखिए आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और V1 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 200 मिलीलीटर यानी ml ऐसे लिखेंगे। तो V1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये देखिए 200 मिलीलीटर, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कि किस दाब पर इसका आयतन। तो देखिए किस दाब पर मतलब हमें यहां पे जो P दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P2 की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है, क्योंकि P1 की वैल्यू तो हमें यहां पे 700 mm ऑलरेडी दी गई है, हमें यहां पे P2 की वैल्यू को निकालना है। किस दाब पर इसका आयतन, फिर इसके बाद 400 मिलीलीटर हो जाएगा। तो देखिए आयतन V से रिप्रेजेंट करते हैं और V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 400 ml
यानी मिलीलीटर। तो V2 की वैल्यू देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए P2 की वैल्यू को तो निकालना है और V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 400 ml ये दी गई है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा है कि यदि ताप स्थिर हो, तो देखिए आगे यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ताप स्थिर है अतः बॉयल के नियम से क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए P1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P1 की वैल्यू ये देखिए 700 mm, तो P1 की जगह हम क्या लिखेंगे 700। तो देखिए P1 की जगह 700 ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसके बाद V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 200 ml यानी मिलीलीटर। तो V1 की जगह आपका क्या हो जाएगा 200, ये मैंने पुट कर दिया। फिर इसके बाद P2 इसी की वैल्यू को निकालना है और V2 की वैल्यू 400 ml ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हमें P2 को निकालना है तो P2 को हम ले आएंगे आगे, तो P2 को मैं यहाँ पे ले आया आगे। P2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 700 इंटू 200 हो जाएगा और अपॉन में आपका यहाँ पे 400 आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, जो P2 था इसको हम आगे ले आए क्योंकि इसी की वैल्यू को निकालना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 700 इंटू 200 और अपॉन में आपका 400 हो जाएगा। तो इसी को अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा यहाँ पे क्या 700 और अपॉन में 2। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 350 मिलेगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 एक इधर जाएगा, 2 5 जा 10 एंड फिर 0 तो आपका रहेगा ही, यानी 350 और mm में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे P2 की वैल्यू को निकाला है, दाब यहाँ पे निकाला है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 350 mm। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो नंबर है इन्हीं को चेंज कर दिया जाएगा, जो रूल है सेम वही लगेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोटी का निर्माण यानी रोटी सेकना किस नियम पर आधारित होता है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रोटी का निर्माण या फिर आप बोल सकते हैं रोटी सेकना। दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि रोटी का निर्माण किस नियम पर आधारित है, या फिर रोटी सेकना किस नियम पर आधारित है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में करवाया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटी का निर्माण यानी रोटी सेकना किस नियम पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट में चार्ल्स का नियम पढ़ाया हुआ था तो वहां पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। और मैं आपको बता दूं, जितना पढ़ा रहा हूं अगर इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ था, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको करवाया हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, V/T। V/T इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, नियतांक मिलता है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो V/T इज इक्वल टू नियतांक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, V/T। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको करवाए होंगे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम और ऑप्शन डी दिया है संवेग का नियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना ये किसके नियम पर आधारित है? ये आधारित है चार्ल्स के नियम पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए चार्ल्स के नियम पर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन इधर करवाया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि रोटी का निर्माण यानी रोटी सेकना किस नियम पर आधारित होता है, ये भी चार्ल्स के नियम पर आधारित है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया जो आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है, तो ये भी आपका चार्ल्स के नियम पर आधारित है। तो चार्ल्स के नियम पर ये 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको कराया और आज यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, यहाँ भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन, ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में करवाया हुआ है, ठीक है। यहां पे लिखा है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन ऑप्शन ए दिया भिन्न होता है, ऑप्शन बी समान होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है? शून्य, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो परम शून्य ताप वाला टॉपिक है, परम ताप वाला टॉपिक मैंने आपको पूरा डिटेल में थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है कि किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। सेम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था। ऊपर यह था कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आया कि किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। तो किस ताप पर, मैं आपको बता दूं -273 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ऊपर था कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। फिर पूछा गया कि किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर, यानी परम शून्य ताप से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस, ये आपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे हैं, बस पूछने का तरीका यहाँ पे अलग अलग है। तो अच्छे से इन दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी गैस का दाब होता है उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, परम ताप के समानुपाती और ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये आपका दिया है। तो देखिए ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ताप दाब का नियम, तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था। तो किसी गैस का दाब होता है उसके, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी परम ताप के समानुपाती। परम ताप के समानुपाती, यानी किसी गैस का दाब होता है उसके परम ताप के समानुपाती, ये आपको ध्यान रखना है, यानी P समानुपाती होता है T के, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला रिलेशन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट इतना डिटेल में पढ़ाया था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है, तो 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब यानी P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, P1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है, यानी P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 वायुमंडल ये हमें दी गई है, 4 वायुमंडल ये हमें दी गई है। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 वायुमंडल ये दी गई है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ताप कितना दिया है, ताप यानी T1 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे भी हमें ताप दिया है, तो देखिए यहाँ पे ये T1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस ये हमें दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने केल्विन में चेंज किया हुआ है। तो देखिए 27 डिग्री सेल्सियस ये T1 की वैल्यू दी गई थी, अब इसको हमें केल्विन में चेंज करना, कुछ नहीं करना, प्लस कर दीजिए 273, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे 273 ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐड करने पर हमें मिलेगा 300, और अब ये केल्विन में आपका चेंज हो चुका है। तो T1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई 300 केल्विन, ये ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि 54 डिग्री सेल्सियस पर, यानी देखिए हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी दी गई है, T2 की वैल्यू 54 डिग्री सेल्सियस दी गई है। अब इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए T2 की वैल्यू 54 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को 327 और केल्विन में हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा। देखिए P1 तो हमें दिया ही है, P2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए P2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसी को निकालना है। देखिए अब यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे ताप दाब नियम से। ताप दाब नियम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ताप दाब नियम से क्या हो जाएगा, P1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में T2, ये आपका हो जाएगा। ताप दाब नियम थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, जहां पे मैंने आपको ये रिलेशन बताया हुआ है। तो अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज हमारी थी बस पुट कर देंगे इसमें, जो मैंने लिखा है P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो P1 की वैल्यू जैसा कि हमें दिया हुआ है 4 वायुमंडल, P1 की जगह हम क्या रखेंगे 4 को रख देंगे। T1 की वैल्यू हमें दी हुई थी 27 डिग्री सेल्सियस, चेंज किया 300 केल्विन, ये हमारा हो गया। तो देखिए T1 की जगह 300 ये रखा, इज इक्वल टू P2 की वैल्यू ये हमें निकालनी है, और T2 की वैल्यू 54 डिग्री सेल्सियस थी, जिसको हमने चेंज किया केल्विन में, 327 हमारा आया केल्विन में। तो ये 327 T2 की जगह मैंने रख दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे त्रियक गुणा करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 300 की मल्टीप्लाई P2 में, यानी 300 P2 इज इक्वल टू 327 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवा दीजिए, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1308, यानी 1308 ये आपको मिलेगा, यानी 300 P2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1308। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो P2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1308 अपॉन में 300 हो जाएगा। आप डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे 4.36 वायुमंडल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, P2 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 4.36 वायुमंडल। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या लगने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है, रूल क्या लगने वाला है। इसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। आप सोचे कि मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार भी ना करूं, डायरेक्ट लगा लूं, तो डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में। क्वेश्चन है कि ए तथा बी गैसों का अणुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का
गैस ए का 100 घन सेंटीमीटर आयतन विस्तृत होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विस्तृत होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले ए तथा बी गैसों का अणुभार हमें क्रमशः क्या दिया गया है, 2 तथा 32। तो देखिए जो अणुभार होता है, गैसों का अणुभार, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए, जो गैस ए है इसका अणुभार कितना दिया है, 2 दिया है, क्योंकि देखिए ए तथा बी गैसों का अणुभार क्रमशः, तो जो ए का है वो 2 है, तो एम ए की वैल्यू हमें 2 दी गई है। ठीक है, फिर देखिए बी, जो गैस बी है इसका अणुभार 32। ठीक है, ये हमें दिया गया है, क्योंकि गैस का अणुभार इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैस B यानी mb इज इक्वल टू इसका कितना दिया गया, अणुभार 32। तो mb की जगह हम क्या लिख देंगे, 32। तो mb की जगह मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि गैस A का 100 घन सेंटीमीटर आयतन विस्तृत होने में, ठीक है, गैस A का 100 घन सेंटीमीटर आयतन, तो आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैस A की बात हो रही है, तो VA इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 100 घन सेंटीमीटर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दिया गया VA की वैल्यू। VA क्या है मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिया, तो ये हमें दिया है। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 100 घन सेंटीमीटर आयतन विस्तृत होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस B का कितना आयतन विस्तृत होगा। तो देखिए आयतन की बात हो रही है V से, और गैस B की बात हो रही है, तो VB इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। ध्यान रखिएगा, VB की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गैस A का 100 घन सेंटीमीटर आयतन विस्तृत होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस B का कितना आयतन विस्तृत होगा, यानी समय यहाँ पे क्या है, सेम। यानी देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे T मान लिया है। ध्यान रखिएगा, क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, इस लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। गैस A का 100 घन सेंटीमीटर आयतन विस्तृत होने में जितना समय लेता है, गैस A की बात हो रही है, गैस A की यानी TA। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, TA, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे जितना समय लेता उतने ही समय में गैस B का कितना आयतन विस्तृत होगा, यानी उतने ही समय में गैस B, तो यानी समय T और गैस B, यानी TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे T ये मान लिया। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन T होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था थ्योरी पार्ट में। ठीक है, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि R इज इक्वल टू V अपॉन T होता है, या फिर इसको हम लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA अपॉन में RB इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA इंटू TB अपॉन में VB इंटू TA, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर MB अपॉन में MA हो जाएगा। तो देखिए ये सब मैंने आपको रूल्स थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे इसको समझ पाए होंगे। देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन T, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जो विस्तरण की दर R इज इक्वल टू V, यहाँ पे आयतन, मतलब आयतन और अपॉन में T क्या होता है, T आपका समय होता है, या फिर इसको हम लिखना चाहे RA अपॉन में RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA इंटू TB अपॉन में VB इंटू TA इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर MB अपॉन में MA हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस। ठीक है, अब देखिए VA की वैल्यू हमें पता है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो VA की जगह हम क्या रखेंगे, 100 को रख देंगे। फिर इसके बाद इंटू आपका यहाँ पे TB लिखा हुआ है, तो देखिए TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू T माना हुआ है ना, T है हमारा, तो TB की जगह मैं क्या रखूंगा, T रख दूंगा। फिर अपॉन में VB इसी को तो हमें निकालना है, इसी को निकालना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इंटू TA आपका दिया है, तो TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू T माना है, तो TA की जगह क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे MB अपॉन में MA है, तो देखिए MB की वैल्यू
MB की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 32 और MA की 2 दी गई है, तो MB अपॉन में MA यानी 32 MB की जगह और MA की जगह 2। देखिए क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे दी गई थी उसी के अनुसार हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला है, जैसी वैल्यू आपकी थी उसी के अनुसार हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली है। अब देखिए ये T से T आपका सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100 अपॉन में VB अगले स्टेप में। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर 32 और बटे में 2 आपका है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 यानी 16। ये अंडर रूट के अंदर या फिर सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपका दिया हुआ था यहाँ पे, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 यानी अंडर रूट के अंदर 16 बचेगा, सॉल्व करने पर 4 मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 4 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 4 के नीचे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, त्रियक गुणा करवा लीजिए। देखिए 4 की मल्टीप्लाई VB में 4VB और इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई 1 में 100 ही मिलेगा आपको यहाँ पे। तो देखिए 4VB इज इक्वल टू 100 या फिर VB इज इक्वल टू 100 अपॉन में 4, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो VB की वैल्यू 25 सेंटीमीटर क्यूब मिली, तो यही तो हमें निकालना था VB की वैल्यू को। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, यानी 25 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहाँ पे हिंदी में लिखा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट में आपको बताया है। और देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया गया था बस वही आपको समझना था, MA MB जो जो चीजें आपको दी थी, VA VB ये सब दिया हुआ था, बस आपको समझना था, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को अप्लाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए कि जो विसरण की दर R है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/√m के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √m लिखा हुआ, आखिर ये m यहाँ पे है क्या, तो m यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा यानी अणुभार, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m के, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m के, और जहाँ पे √m क्या होगा, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये नियम आपको पता होगा तो बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो आगे क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट के अंदर M2 अपॉन में M1, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया, H2 तथा O2 की विसरण की दर का अनुपात हमसे पूछा गया। यहाँ पे 2 हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन में M1 आपका हो जाएगा, ठीक है। और रूल मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया, इसी रूल के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या लूंगा, फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑक्सीजन को, फर्स्ट मैं यहाँ पे O2 को ले रहा हूँ, एंड सेकेंड मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, H2 को। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट मैंने O2 को लिया है एंड सेकेंड मैंने S2 को लिया है, ठीक है। तो देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर M2 अपॉन में M1 है, ठीक है। अब यहाँ पे M2 यहाँ पे देखिए, क्योंकि सेकेंड मैंने S2 को लिया है तो यहाँ पे M2 की जगह क्या आएगा, H2 ही तो आएगा। अब देखिए H2 में देखिए H हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 1 ही तो होता है, क्योंकि यहाँ पे H2 लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी क्या हो जाएगा, S2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H2 की जगह हम लिख सकते हैं 2 ना, 2 लिख सकते हैं। तो यानी M2 की जगह यहाँ पे H2 आएगा और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, यानी M2 की जगह हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 ये आया हुआ है, ठीक है।
तो देखिए सेकंड मैंने क्या लिया हुआ था, सेकंड मैंने H2 को लिया था एंड फर्स्ट मैंने क्या लिया है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है O2 को। O2 से मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए O2, देखिए O से हमारा मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बोलिए या फिर एटॉमिक वेट बोलिए, क्या होता है इसका, 16 होता है, 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे O2 है तो क्या हो जाएगा, 16 में 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी O2 का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। क्योंकि फर्स्ट मैंने किसको लिया है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे O2 को लिया है, तो M1 की जगह यहाँ पे O2 आएगा, और O2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 32 ना लिख सकते हैं, 32 यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे M1 की जगह 32 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 अपॉन में 32 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये 2 1 2 होगा, ये 2 1 2, 2 6 12, यानी अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन 16 मिलेगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 1 का तो 1 ही आएगा, कोई फर्क होगा नहीं, 16 का जब यहाँ पे रूट हटेगा तो 4 हो जाएगा, 1/4, यानी यहाँ पे R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1/4, या फिर रेशियो में लिखना चाहे R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1/4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, रूल आपको पता होगा तो बड़ी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है आपका कि LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर यौगिक दिया है, जो कि नहीं हो सकता है, गलत दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट क्या होगा, LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये एक मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। ईंधन वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में द्रवित पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ाया हुआ था। LPG बोलते हैं इसको, पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, इसका प्रयोग सामान्यतः घरों में खाना पकाने हेतु किया जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और ये एक उत्तम ईंधन होती है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको पहले ईंधन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। और देखिए ये मुख्यतः प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन और एन ब्यूटेन का मिश्रण होती है, प्रोपेन और एन ब्यूटेन का क्या होती है, मिश्रण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी बुक में करेक्ट आंसर क्या दिया है, यौगिक, जो कि हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिएगा, मिश्रण होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अरिहंत की बुक में कई क्वेश्चंस के आंसर्स आपके गलत दिए गए हैं। जब जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूं, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो उसी समय मैं आपको करेक्शन करवा देता हूं। ये सब आपको कोई नहीं करवाएगा, चाहे आप जहां पढ़ते हो चाहे जहां पढ़ते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, जो होता है वही डायरेक्ट आपको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं क्वेश्चन को एक बार पहले चेक करता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत दिया है, यौगिक नहीं हो सकता। आप खुद पढ़ लीजिएगा, LPG वाला पूरा टॉपिक आपका ईंधन वाले चैप्टर में दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मिश्रण होगा, यौगिक नहीं होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अरिहंत की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं, और जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी करेक्शन करवाया हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो अब इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फिनिश करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।